हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द को दो शब्दों में तोड़ दिया गया है। नंबर एक बायोस, नंबर दो लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवित वस्तुएं और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ऑल लिविंग कॉल्ड बायोलॉजी। आप जानते हो लिविंग्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो एनिमल यानी जीव जंतु और दूसरे प्लांट। एक शब्द और आता है कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, तो बायोलॉजी वर्ड लैमार्क ने दिया। और इसके फादर कौन हैं? फादर अरस्तू हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक सामान्य जीव विज्ञान और दूसरे अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान। अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान में आप जानते हो मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, आयुर्वेद ये सब आते हैं। एंड सामान्य जीव विज्ञान की बात करूँ तो इसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान की मैं बाद में बात करूँगा। पहले हम सीखते हैं जीव विज्ञान, जो है सामान्य जीव विज्ञान। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु ने एक बुक लिखी। अच्छा, जीव विज्ञान स्टडी ऑफ एनिमल यानी जीव जंतुओं का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु ने एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, राइट। नेक्स्ट आ जाती है वनस्पति विज्ञान स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पादपों का अध्ययन करना, यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो थियोफ्रस्टस है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस ने एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम। एंड फादर ऑफ सूक्ष्म जीव विज्ञान स्टडी ऑफ माइक्रोब, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। इसके फादर लिवनहॉक हैं। इन्होंने एक किसी भी प्रकार की ऐसी बुक नहीं लिखी जिसकी हम चर्चा करें। बायोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र समझने से पहले पाचन को समझते हैं, उसके बाद पाचन तंत्र बढ़िया से समझ में आएगा। पाचन हमारी बॉडी जो है उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड के द्वारा। अब एक बात सोचो, फूड तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, मतलब फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। फूड अगर मैं डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो पाचन नहीं होगा, उसका डाइजेशन नहीं होगा, यानी फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी जल में अघुलनशील होता है। तो मान के चलो, अब आप एग्जाम्पल के तरह समझो। मान के चलो एक रोटी का टुकड़ा है, ये रोटी का टुकड़ा जल में अघुलनशील है। जल में अघुलनशील है तो करना क्या है? रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना है। अब ये रोटी का टुकड़ा जल में घुलनशील हो गया। रोटी के टुकड़े को ब्रेक डाउन दांतों के द्वारा करना है ना, तोड़ना है। अब ये जल में घुलनशील हो गया। जब जल में घुलनशील हो गया तो हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है इस अब ब्रेक डाउन पार्ट को। जब अवशोषित कर लेता है तो इसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो समझ में आया? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्रों को ही पाचन तंत्र कहते हैं। अब तंत्र कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कई कोशिकाओं से मिलकर टिश्यू का निर्माण होता है, यानी ऊतक। कई ऊतक मिलकर ऑर्गन मिलकर सिस्टम मिलकर बॉडी। सिस्टम का मतलब है तंत्र।
इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब पाचन तंत्र जो है वो दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो आहार नाल दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा असंबद्ध पाचन ग्रंथि एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आहार नाल वो भाग है जो डायरेक्ट वर्क करता है। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी असंबद्ध पाचन तंत्र वो भाग है जो इनडायरेक्ट वर्क करता है। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे लीवर है, लीवर से किसी न जहाँ पर, अब ऐसे समझ लीजिए, जहाँ पर ग्लैंड शब्द या ग्रंथि शब्द आ जाए वहाँ से किसी न किसी चीज़ का सिक्रेशन होता है, या हार्मोन निकलते हैं या एंजाइम निकलते हैं। आहार नाल वाला जो भाग होता है वो डायरेक्ट वर्क करता है। अभी बताएंगे डायरेक्ट वर्क कैसे करता है। आहार नाल में कौन कौन से भाग आ जाते हैं, जैसे बक्कल कैविटी, ऑसियोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी दो प्रकार की होती, स्मॉल एंड लार्ज। एंड असंबद्ध पाचन ग्रंथि में भी लीवर आ जाता है, पेनक्रियाज आता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं बक्कल कैविटी, मुख गुहा। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे शरीर में ये जो मैंने इतने सारे पार्ट आपको बताए शरीर के, ये कौन सा पार्ट, कौन सा अंग कहाँ पर होता है, एक फिगर के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिएगा, ये इतना वाला ये जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसे हम कहते हैं मुख गुहा। और सलाइवरी ग्लैंड जो एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव असंबद्ध पाचन ग्रंथि, जो इसी में मुख गुहा में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं लार ग्रंथि। मुख गुहा, ये वाला भाग मुख गुहा, ये वाला भाग मुख गुहा। ये है ग्रास नली, ये वाली, ये ग्रास नली। ये स्टमक जिसे हम आमाशय या पेट कहते हैं। ये है लीवर। ये अग्नाशय जिसे हम पेनक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं। एंड ये हमारी हो गई इंटेस्टाइन वाला पूरा भाग, जिसमें ये वाली जो बाहर बाहर दिख रही है ये है बड़ी आंत, एंड ये वाली जो है ये छोटी आंत है। तो आप समझ गए ना। अब आपको एक बात और बता दूं, जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, और जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई होती है 6 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, बाद में बताऊंगा। तो आप कहोगे कि सर जब बड़ी आंत है तो उसकी लंबाई कम क्यों होती है? क्योंकि उसकी वृत्त यानी उसकी चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण उसे बड़ी आंत कहा जाता है। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहीं से, ऊपरी से शुरुआत कर देते हैं, मुख गुहा से। मुख गुहा को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मुख गुहा, मुख गुहा ये पाचन तंत्र का सबसे ऊपरी भाग है। पाचन क्रिया यहीं से शुरू होती है। ये सब पॉइंट याद करने के हैं, बताने के इसमें कुछ है ना, जहाँ पे जरूरत। अब एक बात और याद रखो, स्टार्च टाइलिन की उपस्थिति में जो लार में उपस्थित होता है माल्टोज में बदल जाता है। अब स्टार्च क्या है, मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है। अब स्टार्च क्या, आप इतने वीक नहीं हो सकते कि स्टार्च ना पता, फिर भी नहीं पता, मैं बता देता हूँ। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, यानी मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब मैंने एक शब्द और लिख रखा है, स्टार्च का यहाँ पे आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन का मतलब होता है स्टार्च कंप्लीट पाचन नहीं होता, स्टार्च का आंशिक पाचन होता है, यानी 30% पाचन स्टार्च का मुख गुहा में होता है। यानी कंप्लीट पाचन हो तो हम आंशिक पाचन नहीं लिखेंगे। अच्छा, मुख गुहा का कार्य क्या होता है, मुख गुहा को पढ़ते हैं तो मुख गुहा का कार्य क्या होता है।
मुखवा का कार्य होता है भोजन को पीस कर चिकना बनाना। अब भोजन को पीस कर चिकना बनाना, आप अपने दिमाग से सोचो कि भोजन को पीसना, चिकना बनाना, उसमें लार मिलाना, ये काम कौन करता है? तो ये सब काम करने वाले होते हैं। जैसे दांत है, दांत हमारे भोजन को ब्रेक डाउन करता है, रोटी को ब्रेक डाउन करता है। जीभ हो गई, उसमें लार मिलाते। लिप्स जो है वो लिक्विड फूड को बाहर नहीं आने देते। तो सबसे पहले हम दांत पढ़ लेते हैं। दांत की स्टडी को कहा जाता है डेंटोलॉजी। दांत जो है वो 98% कैल्शियम तथा फास्फोरस से बने होते हैं। अब यहीं पे कंपैरिजन कर लेते हैं। आप बोलोगे कि सर हड्डियों में भी तो कैल्शियम होता है, तो ज़रूर होता है। आप तो हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो 62% होती है एंड 38% जो होता है उसमें हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। जबकि कैल्शियम की मात्रा दांतों में जो 98% होती है। तो अब इसीलिए हमारे दांत जो हैं हड्डियों के अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये सबसे कठोर भाग होते हैं। दांत जो हैं ये सबसे कठोर होते हैं। हमारे दांत 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें द्विबार दंती कहा जाता है। अब द्विबार दंती का क्या मतलब हुआ? क्योंकि कुछ दांत 20 दांत हमारे जो हैं वो 2 बार आते हैं और 12 दांत जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 बार आते हैं। यानी हमारे दांत 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं द्विबार दंती। अब एक शब्द और आता है विषम दंती। विषम दंती मतलब कई प्रकार के होते हैं, यानी एक प्रकार के दांत नहीं होते। दांत हमारे कई प्रकार के होते हैं। कैसे कई प्रकार के होते हैं? विषम दंती समझते हैं पहले। ये जो आगे के 2 दांत होते हैं, ये वाले कुछ मैंने पॉइंट की तरह से बनाने की कोशिश करी, आप समझ जाना है। ये वाले जो दांत होते हैं, आगे वाले 2 दांत, यानी अपना जबड़ा जो है उसको बीच से 8 दांत इधर कर दो, 8 इधर कर दो। ये वाले जो 2 दांत होते हैं, मैंने पूरा जबड़ा बना के बीच से उसे पार्टीशन दिया हुआ है समझाने के लिए आपको। ये जो 2 दांत होते हैं इन्हें कहते हैं कृंतक। ये वाले एक दांत होता है, इसे कहते हैं रदनक। एंड ये जो 2 दांत होते हैं इन्हें अग्रचवर्णक। और सबसे लास्ट के जो 3 दांत होते हैं इन्हें कहते हैं चवर्णक। राइट। अब इनका काम क्या होता है? कृंतक जो होता है इसका काम होता है भोजन को काटना। एंड रदनक ये वाला जो दांत होता है इसका काम होता है भोजन को फाड़ना। एंड अग्रचवर्णक वाले जो भाग होता है, अग्रचवर्णक जो दांत होते हैं उनका काम होता है भोजन को चबाना। एंड चवर्णक वाले जो सबसे पीछे 3 दांत पाए जाते हैं उनका काम होता है भोजन को पीसना। अब यहीं पे एक आ जाता है कि दंत सूत्र क्या होता है। डेंटल फार्मूला आप बना लेना। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक की संख्या 2, रदनक की संख्या 1, अग्रचवर्णक की संख्या 2 एंड चवर्णक की संख्या 3। बस यही तो डेंटल फार्मूला है। 2 1 2 3, 2 1 2 3 अपान। अब जो इतने भाग 8 दांत, 2 और 1 3, 2 5, 2 7 दांत, सॉरी 2 1 3, 2 5 और 3 8 दांत, ये इस साइड में आधे में हो गए और इस साइड भी तो 8 होंगे। यानी 8 और 8 16 और ऊपर वाले जबड़े में 16 16 दूनी 32 दांत होते हैं। वही तो है इनकी कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक का ही ये फार्मूला। इसी को कहते हैं डेंटल फार्मूला। छोटे बच्चे के दंत सूत्र। अब आप छोटे बच्चे का दंत सूत्र समझिए। छोटा बच्चा जो होता है उसका दंत सूत्र होता है 2102, क्योंकि
कृंतक वाले तो 2 दांत होते हैं, आ जाते हैं, एंड 1 दांत रत्नक वाला भी आ जाता है। जो अग्र चवर्णक वाले दांत होते हैं वो एक भी नहीं आते, आ जाते हैं वो टूट जाते हैं। चवर्णक वाले फिर से दोबारा आते हैं। यानी छोटे बच्चे के मुख में कितने दांत होते हैं अगर कोई पूछता है तो 2, 2 4 1 5 चक्कू 20 दांत होते हैं। ये इन्हीं दांतों को कहते हैं मिल्क टीथ। यही 20 दांत जो होते हैं ये दूध के दांत, इन्हीं 20 दांतों को दूध के दांत कहा जाता है, क्योंकि यही वाले दांत जो होते हैं ये दोबारा टूट कर दोबारा निकलते हैं। जो बाकी बाद में दांत निकलते हैं वो सिर्फ एक बार दांत निकलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। अब आप स्ट्रक्चर, दांतों की संरचना को पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसी होती है संरचना। दांतों का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको कहते हैं इनेमल। ये वाला जो सबसे ऊपरी भाग होता है ये जो इसमें हार्ड कवरिंग होती है, ये वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं इनेमल। इनेमल जो है वो सबसे कठोर तथा सबसे चमकीला भाग होता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर ये वाला भाग होता है, ये वाला आप समझने की बस कोशिश करो, स्ट्रक्चर दे जान लो। इसको कहते हैं डेंटाइन। दांत का मध्य का भाग जो होता है इसे कहते हैं हम डेंटाइन। नेक्स्ट जो ये अंदर मैंने ब्लैक ब्लैक सा कर रखा है ये वाला, अब ब्लैक के ना आप इसको रेड से समझिएगा। ये वाला जो भाग होता है ये वाला, इस भाग को कहते हैं पल्प। पल्प इन द सेंस गूदा। पल्प जो होता है इसी भाग में ब्लड की सप्लाई होती है। यही भाग जो होता है मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। अब ये है गम्स यानी मसूड़े और ये हैं दांतों की रूट, जड़ें। मसूड़ों में दांत जड़ा रहता और लगा रहता। अब आप एक और समझना, इसी को इनेमल वाले भाग को एक और नाम दिया जाता है शिखर। अच्छा, ये फूड दांत खराब कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। जो दांत पर ये सॉलिड सब्सटेंस लगा हुआ है, जैसे हमने खाना खाया, अब मान के चलो हमें खाना खा लिया और हमने कुल्ला नहीं किया तो दांत तो हमारा ठोस है, और दांत और फूड जो लगा हुआ, फूड प्लस सॉलिड सब्सटेंस मिलके, फूड और सॉलिड सब्सटेंस मिलकर एक कैविटी का निर्माण कर देते हैं। इसी को कहा जाता है क्षरण गुहा। कौन सी कैविटी? इसी कैविटी का नाम दिया जाता है कैरियस कैविटी। तो यानी दांतों पर ये फूड जो है ये कैविटी का निर्माण कर देता है और हमारा दांत डिस्ट्रॉय होना धीरे धीरे इनेमल वाला भाग खत्म हो जाएगा, फिर डेंटाइन वाला, और जैसे ही पल्प वाले भाग में प्रवेश करेगा यही कैविटी तो बस ब्लड से सप्लाई खत्म, मस्तिष्क से कनेक्टिविटी खत्म और दांत टूटकर गिर जाएगा। ये आगे दिखा हुआ है, जो कुछ आप समझ लेना। इसी कैविटी को कहा जाता है क्षरण गुहा। इसी कैविटी को कहा जाता है, ये देखो आप देख ही लो, फूड प्लस सॉलिड सब्सटेंस मिलकर कैविटी। इसी कैविटी को नाम दिया जाता है कैरियस कैविटी। अब जब ये कैविटी हो जाती है तो पल्प वाला भाग जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही पल्प का भाग ख़त्म हुआ जैसे ब्लड सप्लाई जो दांत में थी वो भी ख़त्म, ब्रेन से कनेक्टिविटी ख़त्म, दांत टूटकर गिर गया। अब दांत टूटकर गिर गया तो आप नया लगवा लो, क्या दिक्कत है? आर्टिफिशियल टीथ। दांत जो है वो पोर्सिलेन या एक्राइलिन रेजिन के बने हुए होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। जो आर्टिफिशियल टीथ होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो कैप वाला भाग होता है, दूसरा कैनाल वाला भाग होता है। कैप वाला जो भाग होता है वो
कैप का काम करता है, जो कैनाल वाला भाग होता है वो मसूड़ों में सेट कर दिया जाता है और कैप वाला भाग ऊपर से लगा दिया जाता है। आर्टिफिशियल दांत लग गया। नेक्स्ट, हमारा जो मुख गुहा में ऑर्गन वर्क करता है उसका नाम है टंग यानी जीभ। तो अब जीभ के बारे में पढ़ते हैं। जीभ जो है वो मांसपेशियों की बनी होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। वर्क होता है स्वाद का अनुभव कराना एंड भोजन में लार मिलाती है और बोलने में सहायक होती है। अब स्वाद का अनुभव कैसे कराती है? जीभ। स्वाद के अनुभव कराने के जीभ में पैपिले पाए जाते हैं। जो पैपिले पाए जाते हैं, ये वाले जो पॉइंटेड इसमें दिख रहे हैं ना, जीभ, ये जीभ बनाई हुई है हमने। जीभ में ये पॉइंट जैसे दिख रहा है, ये पैपिले होते हैं। पैपिले के सराउंडिंग स्वाद कलिकाएं होती हैं। पैपिले के चारों ओर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं, इसीलिए महिलाओं को स्वाद का अनुभव ज़्यादा होता है। अब ये वाली जो होती हैं ये स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये आप देखो यहाँ पे डिनोट कर रखी है मैंने। स्वाद कलिकाएं टेस्ट सेल जिन्हें हम कहते हैं, इन्हीं की कनेक्टिविटी ब्रेन से होती है और हमें स्वाद का अनुभव हो जाता है। आगे देखो, टाइप ऑफ टेस्ट। हमारी जीभ कहाँ पर कौन सा स्वाद का अनुभव करती है, बाकी हम यहाँ पे बता रहे हैं किस भाग में। जैसे दांत की ये वाला सबसे आगे वाला भाग होता है, इसमें हमें मीठे का अनुभव होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पे आप, और ये वाला भाग होता है, ये वाला साइड में, ये खट्टे का अनुभव करता है, ये कड़वे का अनुभव करता है। एंड ये वाला जो भाग होता है ये नमकीन का अनुभव करता है। बट एक बात आप समझोगे कि ऐसा नहीं है कि न मीठा जो शक्कर हम यहाँ इस भाग में चखें तो हमें मीठी नहीं लगेगी। वो सब स्वाद कलिकाएं सब जगह पर होती हैं, उसका अनुभव हमें हो जाता है। स्वाद कलिकाएं औसतन 8,000 से 10,000 होती हैं। स्वाद कलिकाएं जो हैं वो औसतन 8,000 से 10,000 होती हैं। तो अब नेक्स्ट ऑर्गन आ जाता है होठ, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं लिप्स। होठ जो है वो एक ऐसा भाग है जो एकमात्र अंग, शरीर का एकमात्र अंग जो तैलीय नहीं है। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा अंग है जो तैलीय नहीं है? तैलीय इसीलिए हमारा होठ जो है सूखता रहता है। होठ का काम क्या होता है? लिक्विड फूड को बाहर नहीं आने देना। और खास कोई वर्क नहीं होता, खास के इतना बहुत होता है। महिलाओं में थोड़ थोड़ रंगने के काम आता है जैसे खैर मजाक की बात है अलग। फूड या ऑसियोफेगस, हमने ये नेक्स्ट भाग आ जाता है फूड या ऑसियोफेगस यानी ग्रास नली। ये यहाँ पे आप एक बार दिखाते हैं आपको। पाचन तंत्र में हम बक्कल कैविटी पढ़ चुके हैं, जिसमें दांत, जीभ और होठ पढ़े। नेक्स्ट है ग्रास नली, नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रास नली, फिर अमाशय, उसके बाद दांत, उसके बाद इन भागों पर आएंगे। ठीक है, तो अब मैं बार बार आगे बढ़ा के नहीं दिखाऊंगा। देखो भैया, ग्रास नली। ग्रास नली जो है वो आप जानते हो ना, ये हमारे मुख गुहा से जुड़ी हुई होती है। ये मुख गुहा और अमाशय यानी मुख गुहा को पेट से जोड़ती है। ग्रास नली जो होती है वो मुख गुहा को अमाशय से जोड़ती है। क्या, अब आप एक और क्वेश्चन, क्या मुख गुहा में पाचन होता है? मुख गुहा में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में क्रमांकुंचन गति होती है।
अब आप एक बात समझना, क्रमांकुंचन गति क्या होती है। क्रमांकुंचन गति, मान के चलो ये रोटी का टुकड़ा इस ग्रास नली के अंदर प्रवेश हुआ, तो ये जितना बड़ा होता है, जैसे ये रोटी का टुकड़ा इतना बड़ा है, तो ग्रास नली जो है ये पीछे से प्रेशर अप्लाई करती है, पीछे से प्रेशर दिए यहाँ पे आया, तो ये यहाँ पे ग्रास नली जो है यहाँ पे जाके ऐसे पीछे से प्रेशर अप्लाई करती है और ये इसी प्रेशर के माध्यम से आगे बढ़ता चला जाता है। भोजन को ग्रास नली, अब आप सीधी भाषा में समझ लीजिए, क्रमांकुंचन किसे कहते हैं। भोजन को अपने आकार के अनुसार व्यवस्थित करना ही क्रमांकुंचन गति कहती है। प्रेशर अप्लाई बाय वाल्व ऑफ ओसियोफेगस, यानी प्रेशर कैसे अप्लाई, क्योंकि ग्रास नली में वाल्व पाए जाते हैं, वो पीछे वाल्व की सहायता से ही प्रेशर अप्लाई होता है और हमारा भोजन जो है वो पेट तक इजी आराम तरह से पहुंच जाता है। वाल्व जो होते हैं उन्हीं को कहते हैं एपिग्लॉटिस, खाना खाते समय श्वसन नली। अब आप समझ लेना ग्रास नली कहाँ पर होती है। ग्रास यहाँ पे देख लो, मैं बार बार नहीं बता सकता। ये वाली जो नली होती है, ये होती है ग्रास नली, राइट। ये वाली नली होती है ग्रास नली, और ये जो आगे वाली होती है ये होती है विंड पाइप यानी श्वास नली। तो इन्हीं के दोनों के इस वाले पॉइंट पर पाए जाते हैं एपिग्लॉटिस। खाना खाते समय श्वसन नली को तथा श्वास लेते समय ग्रास नली को बंद करने का काम करता है, इस जिससे ऑक्सीजन ग्रास नली में और भोजन श्वास नली में ना जा सके। कभी कभी आपने देखा होगा ना, खाना खाते समय एकदम अचानक छींक आ जाती, क्योंकि ये एपिग्लॉटिक वाल्व जो होते हैं सही से वर्क नहीं कर पाते। तो होता क्या है, खाना जो होता है वो हमारी श्वास नली में चला जाता है और जैसे ही श्वास नली में का तुरंत रिएक्शन हो जाती है, हमें छींक आ जाती है और वो खाना जो श्वास नली में गया हुआ हो तो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अमाशय, स्टमक। स्टमक का सबसे पहली बात आ जाती है कि इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, शेप जे शेप का होता है, देखो ना यूं बना हुआ है। वर्क क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोटीन का आंशिक पाचन करना। हमने प्रोटीन लिख रखा है, ये भी कह सकते हो। बाकी फूड का आंशिक पाचन, पूर्ण पाचन नहीं होता। अब आप कहोगे पूर्ण पाचन, देखो पाचन की क्रिया जो है वो मुखगुहा से स्टार्ट हो गई, लेकिन पहुंच तो पेट तक गया भोजन, बट अभी पूर्ण पाचन नहीं हुआ। पूर्ण पाचन होगा हमारी कंप्लीट, अगर पूर्ण पाचन तो छोटी है, तो कंप्लीट पाचन प्लस अवशोषण वो होता है बड़ी आंत में। वो आगे पढ़ते ही जाओ, बस पढ़ते ही जाओ, मजा आता रहेगा। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक। ये देखो कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक। अब जो नीचे पाइलोरिक व कार्डिया वाला भाग जो होता है ये ऊपरी भाग होता है, ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। फंडस वाला भाग होता है ये मध्य भाग होता है। इतने जानना जरूरी। जो पाइलोरिक वाला भाग होता है, पाइलोरिक वाला भाग ये अमाशय का सबसे निचला भाग है, ये ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। आगे बताऊंगा ग्रहणी क्या होता है। इसी भाग में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। ये वाला भाग आप देखिए, ये जो भाग होता है ये वाला भाग, इस वाले भाग को कहते हैं पाइलोरिक। और ये जो नीचे आई हुई है ना नली, यही है ग्रहणी। पाइलोरिक वाले भाग, ये वाला पाइलोरिक भाग, इसी भाग में यानी अमाशय के नीचे भाग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथियों का वर्क क्या होता है, इसमें जठर रस पाया जाता है। जठर ग्रंथियों में जठर रस पाया जाता है। जठर ग्रंथि में
रस जो होता है उसमें ऑक्जेंटिक सेल पाई जाती है। ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकलता है। HCl का कार्य क्या होता है और जठर रस का कार्य क्या होता है, ये आगे समझते हैं। जठर रस जो होता है, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो पाइलोरिक वाले भाग में पाई जाती हैं, राइट। जठर रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। अब आप और हमने कहा था जठर ग्रंथि जो होती है उसमें सेल ऑक्जेंटिक सेल पाई जाती हैं, ऑक्जेंटिक सेल पाई जाती हैं, उसमें HCl पाया जाता है, उन्हीं से HCl निकलता है। तो HCl का कार्य क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ते हैं जठर रस का कार्य क्या होता है। HCl जो है वो फूड, HCl समझते हो ना, तेजाब। तेजाब जो होता है हमारे पेट में तेजाब भी पाया जाता है। फूड में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म कर देता है। फूड डिके कंट्रोल यानी भोजन को सड़ने से बचाता है। फूड को एसिडिक यानी अम्लीय बनाता है। अब आप पढ़ते हैं जठर रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन एंड म्यूसिन। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देता है, आगे बताएंगे। रेनिन का कार्य क्या होता है, मिल्क जो होता है दूध को दही में बदलने का कार्य होता है। मतलब म्यूसिन वाला जो भाग होता है ये HCl से सुरक्षा करता है। HCl से सुरक्षा कैसे करता है आप ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। म्यूसिन जो होता है सबसे पहले हमारे पेट में भोजन आया, मान के चलो ये पेट में भोजन आया, और जैसे ही पेट में भोजन आया तो म्यूसिन एंजाइम जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले लेयर बना लेता है पेट के चारों। अगर लेयर नहीं बनाएगा, डायरेक्ट HCl जो कि तेजाब है अगर वर्क करेगा तो पेट की जो आउटर लेयर है ये ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले म्यूसिन जो है वो लेयर अपनी एक परत बना लेता है पेट के चारों ओर, जिससे HCl इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद HCl वर्क करता है। HCl बैक्टीरिया ख़त्म कर देता, फूड को एसिडिक बना देता है और फूड को सड़ने से बचाता है। फिर आ जाते हैं जठर रस। उसके बाद पेप्सिन और रेनिन कार्य करते हैं। ये क्रिया क्रमशः 4 घंटे होने के बाद भोजन जो है वो हाफ लिक्विड स्टेज में आ जाता है। ये या भोजन की लुगदी बन जाती। भोजन की इसी अवस्था को यानी स्टमक में 4 घंटे का प्रोसेस होने के बाद जो लुगदी बनती है भोजन की, उसी को काइम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेस्टाइन, आंत। आंत आंत 2 प्रकार की होती है, एक तो बड़ी आंत और दूसरी छोटी आंत। मैं उस समय बता रहा था ना कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है एंड छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.9 मीटर तक होती है। तो अब आप बोलोगे कि बड़ी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है तो बड़ी आंत की लंबाई कम होती है तो इसे बड़ी आंत क्यों कहा जाता है। छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है तो उसे बड़ी आंत क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वृत्त जो है वो चौड़ाई जो है बड़ी आंत की वो ज़्यादा होती है, छोटी आंत की चौड़ाई कम होती है। ये वाली जो है वो बड़ी आंत है और ये वाली छोटी आंत है। तो छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, एक तो अर्ध आंत, दूसरा बृहद आंत, नंबर 3 मलाशय। इंग्लिश में समझो वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम्म क्या बोले।
ग्रहिणी, छोटी आंत के भाग ग्रहिणी, ड्यूडेनम, जैजुनम एंड इलियम, ये 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत, छोटी आंत के काम क्या होता है? छोटी आंत का पूर्णतः अवशोषण करना, पानी का अवशोषण करना, ये काम होते हैं। एंड बड़ी आंत के बारे में देखते हैं तो बड़ी आंत की लंबाई जो होती है, सॉरी यार फिर से देखो, जो बड़ी आंत जो होती है उसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, जिसे हम सीकम, और नंबर 2 कॉलन, नंबर 3 रेक्टम यानी अर्धांत मलाशय, 3 भाग होते हैं। छोटी आंत की बात करूं, छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6 से 6.9 मीटर होती है, चौड़ाई कम होती है उसकी। इसके भी 3 भाग होते हैं, नंबर 1 जैजुनम, नंबर 1 भाग होता है नहीं, नंबर 1 ड्यूडेनम, नंबर 2 जैजुनम और नंबर 3 इलियम, ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। छोटी आंत का कार्य क्या होता है? पाचन प्लस अवशोषण। छोटी आंत का काम पाचन प्लस अवशोषण, बड़ी आंत का काम पूर्णतः पाचन, पूर्णतः अवशोषण। और छोटी आंत वर्क कैसे करती है? छोटी आंत में विलाई पाए जाते हैं, उंगली नुमा संरचना के। मान के चलो ये इतना बड़ा टुकड़ा रोटी का पार्टिकल ये छोटी आंत में प्रवेश हुआ तो इसमें विलाई पाए जाते हैं। तो विलाई ये जो ना कांटे नुमा संरचना मैंने बना रखी, ये ऐसे ऐसे, इस पर जब रोटी का टुकड़ा चल आगे बढ़ता है तो ये घिसते हुए चलता है। यानी जो रोटी का टुकड़ा हमारी आंत के अंदर यहाँ पर इतना बड़ा था, ये आगे विलाई पाए जाते हैं, इन्हीं की मदद से आगे बढ़ता है। तो ये आगे जाकर बिल्कुल छोटी शेप में बदल जाता है, यानी पॉइंट में। जो इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा था वो इन पॉइंटों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। वो सब विलाई का वर्क होता है। तो फूड का लगातार टूटना पृष्ठीय एरिया ही पाचन कहलाता है, यानी विलाई द्वारा छोटी आंत में जो विलाई पाए जाते हैं उसे पृष्ठीय एरिया प्रोवाइड कराते हैं। पृष्ठीय एरिया छोड़ो। नेक्स्ट एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए, जो बड़ी आंत होती है उसमें बड़ी आंत, हाँ, शरीर जो है, शरीर में विटामिन डी और विटामिन के का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा शरीर ही कर लेता है। विटामिन, शरीर द्वारा जो निर्मित विटामिन होता है, एक तो होता है विटामिन डी, दूसरा होता है विटामिन के। तो विटामिन डी कैसे बनता है? सनलाइट प्लस स्किन, यानी धूप की किरण और हमारी जो त्वचा है उससे तो विटामिन डी का फॉर्मेशन हो जाता है, वो तो सभी जानते हो ना। विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों द्वारा मिलती है। विटामिन के कैसे मिलता है? बड़ी आंत जो होती है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन के का फॉर्मेशन करता है। तो क्वेश्चन आता है विटामिन के कौन सा बैक्टीरिया उत्पन्न करता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में। नेक्स्ट आगे देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि ग्लैंड, मैंने कहा था ना, ग्लैंड शब्द कहीं भी आया उसे कुछ ना कुछ सीक्रेशन होता है।
पाचन ग्रंथियां, अब वो एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला भाग आ गया ना, ग्लैंड। तो पाचन ग्रंथि जो है वो लार में पाई जाती है। लार जो है, लार यहाँ पे पाई जाती है ना, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा पाया जाता है हमारे मुख में। ग्लैंड लार ग्रंथियाँ जो होती है वो मुख गुहा में पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है, हमारे मुख से लार पर डे कितनी निकलती है? तो लगभग 1.5 लीटर पर डे हमारे मुख से लार निकलती है। इसकी पीएच वैल्यू 6.8 होती है। किसकी पीएच वैल्यू? उसी लार की पीएच वैल्यू। लार जो होते हैं उसमें 99% एंजाइम होते हैं, सॉरी उसमें 99% वाटर होता है, 1% एंजाइम होते हैं। एंजाइम में कौन कौन सा होता है? एंजाइम उसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइलिन एंजाइम, दूसरा होता है लाइसोजाइम। तो टाइलिन का कार्य क्या होता है? टाइलिन जो है कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। मैंने पहले ही बताया था, आंशिक पाचन 30% पाचन ही कर पाता है। कंप्लीट पाचन प्लस एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। भोजन को चिकना बनाना किसका कार्य होता है? लार का वर्क होता है, एंजाइम। अच्छा, लाइसोजाइम एंजाइम अभी बताया है ना, 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एंड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम प्राइमरी बैक्टीरिया, जैसे जो मैं फूड खाता हूँ उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं शुरुआत में जो खत्म हो पाते हैं वही खत्म कर देता है। स्टार्च जो है, स्टार्च मंड, हिंदी में कहते हैं मंड। स्टार्च जो है एनिमल लार का उपयोग अपने घाव को ठीक करने में करते हैं। सांप का जहर जो होता है वो लार के रूप में पाया है। तभी देखो ना, कुत्ता अगर कहीं पर कट जाता है, कुत्ते को आपने अक्सर देखा होगा, कहीं पर अगर उसे घाव हो जाता है तो वो चाटता रहता है उसे। क्यों? क्योंकि वो अपने लार का उपयोग उस घाव को ठीक करने में कर रहा है। और ये भी वर्ड याद करने का है, सांप का जो जहर है वो लार के रूप में ही, पॉइजन जो होता है वो लार के रूप में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पेनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। तो पढ़ते हैं भैया, अग्नाशय जो है हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब आप बताओगे कि सर आपने दूसरी तो ग्रंथि बता दी, बट पहली ग्रंथि तो बता ही नहीं। पहली ग्रंथि होती है सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं। उसे भी आगे पढ़ते हैं। पेनक्रियाज ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, इनसे हार्मोन निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है उनसे एंजाइम निकलते हैं। तो अब आप इतने याद रखो, ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी से हार्मोन निकलते हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं। अब अग्नाशय की बात करते हैं। अग्नाशय की आकृति कैसी होती है? लीफ लाइक, यानी पत्ती की तरह होती है, या माशय के नीचे होता है, अभी दिखाऊंगा भी। एंड शरीर का एकमात्र ऐसा अंग जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से? यानी एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि भी, अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी। अब आप ये नहीं मुझसे पूछोगे कि अंतःस्रावी क्या होता है, बाह्यस्रावी क्या होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं। ये जो है ड्यूटेनम ग्रहणी, ये वाला भाग है, इसे हम कहते हैं अग्नाशय। और इसके यहीं पर जो होता है ये स्टमक होता है। यहाँ पे ये बना नहीं पाया, वैसे ही बता दिया,
ये वाला जो ऐसे होता है ना, ऐसे ही होता है, जैसे भी होता है। आप बढ़िया बना ले तो बना लेना। शरीर का एक ऐसा मात्र अंग, कौन सा अंग? अग्नाशय। अग्नाशय में दोनों गुण पाए जाते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन पाए जाते हैं यानी इसमें हार्मोन भी निकलते हैं, एंड हार्मोन भी निकलते हैं, और इससे एंजाइम भी निकलते हैं, राइट। तो अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि में दो भाग भाग सॉरी अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि वाले भाग में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं लंगरहैंस की कोशिकाएं, यानी अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? ये मूत्र में ग्लूकोज को जाने से रोकता है। इंसुलिन की खोज किसने की? सेंगर नाम के व्यक्ति ने की। इसकी खोज गाय में सेंगर ने की, सेंगर नाम के वैज्ञानिक ने की। ये अमाइनो एसिड का बना हुआ होता है। सेंगर को इसी बात के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि इन्होंने गाय में इंसुलिन हार्मोन की खोज करी। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज प्लस इंसुलिन हार्मोन मिलकर, ग्लूकोज जानते हो ना, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन हार्मोन मिलकर ग्लूकागोन बनाता है। ग्लूकागोन जो होता है वो हमारे लीवर में इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे लीवर में इकट्ठा हो ही नहीं पाता। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन का वर्क समझ लिया, अब कमी समझ लो। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे यानी इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज को मूत्र में जाने से रोकना। इंसुलिन की हमारे शरीर में कमी हो गई, ग्लूकोज में यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई। जैसे ही ग्लूकोज हमारे यूरिन द्वारा बाहर निकल गया, हमें डायबिटीज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं शुगर। इंसुलिन की अधिकता भी हमारे लिए खतरनाक है, जिससे हमें वीकनेस, कमजोरी आ जाती है। इंसुलिन हार्मोन आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है तथा यकृत इसका संग्रहण कर लेता है। इंसुलिन हार्मोन की अधिकता जब हो जाती है तो अधिकतम ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाएगा और ग्लूकोज की कमी शरीर में हो जाएगी। इसी बीमारी, जब ग्लूकोज की कमी शरीर में हो जाएगी तो इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी इंसुलिन की अधिकता के कारण जो बीमारी हुई हाइपोग्लाइसीमिया, और इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हुई? डायबिटीज। अल्फा सेल और बीटा सेल ये भी पढ़ लेते हैं। अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। इसी ग्लूकोज की सप्लाई बॉडी में कर दी जाती है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी बात जरूरी है। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय रस बाहर निकलता है। अग्नाशय रस की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7.9 से 8.3 होती है। अमाउंट यानी अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, उसकी मात्रा कितनी होती है पर डे? 1 लीटर पर डे निकलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? अग्नाशय रस में। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देता है। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एंड लाइपेज जो होता है ये वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। इसीलिए अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं यकृत यानी लीवर की। लीवर जो है लार्ज ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये सब शरीर की सबसे भारी या सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे भारी भी है। इसका वेट लगभग 1.5 किलो है। लीवर का कार्य क्या होता है? जहरीले पदार्थ को बदलना। जहरीले पदार्थ जैसे हमारे शरीर में जितने भी प्रोसेस होते हैं, तमाम डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, एक्सक्रीशन यानी बाहर निकलता है, जितने भी प्रोसेस होते हैं उसे एंजाइम और जो कुछ वगैरह वगैरह निकलता है, इसी सारी प्रक्रिया में हमारे शरीर में अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी अमोनिया को, अब आप अमोनिया जानते हो ना, जहरी तो होता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया में बदल कर ये यूरिन को भेज देता है और यूरिन से वो जो अमोनिया होती है वो बाहर निकल जाती है। इसीलिए कहा जाता है सुसाइड केस जो होते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है तो सबसे पहले लीवर का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे वो कोई पॉइजन यानी जहर लेगा तो लीवर उस पर तुरंत अटैक करेगा, यानी तुरंत उस पर एक्शन लेगा। लेकिन जब पॉइजन हल्का फुल्का अगर पॉइजन लिया हुआ है उसने, तब तो बचने वो यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिन द्वारा बाहर निकाल देगा। और किसी ने खूब बढ़िया तरीके से जहर ले रखा है तो फिर वो नहीं बच पाता है। इसीलिए लीवर का इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले किया जाता है। हिपेरिन का उत्पादन करता है। लीवर जो है वो हिपेरिन का उत्पादन करता है। हिपेरिन का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनने। थक्का का मतलब जैसे हमारे शरीर पे किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है, जो खून बाहर निकलने लगता है तो हमारे शरीर पर थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का, तो वो निकलना बंद हो जाता है, यानी जाम हो जाता है। ऐसे समझो शरीर के अंदर भी ब्लड रहता है, वो शरीर के अंदर ब्लड जमे ना, वही हिपेरिन नहीं जमने देता है। रक्त का थक्का शरीर के अंदर नहीं बनने देता है, यानी बाहर आया तब तो वो जम जाता है, अंदर कौन नहीं जमने देता। सीधी भाषा में समझो हिपेरिन। एंड कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है 75% लीवर बनाता है एंड 25% कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फूड द्वारा प्राप्त होता है। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का वर्क क्या होता है? लिंग हार्मोन का निर्माण करता है, रक्त संचार कराता है। अब आप समझो अगर हमारे शरीर में फैट ज़्यादा हुआ तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज़्यादा। यदि वसा की मात्रा ज़्यादा होती है तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी धमनी में जमना, एक चिकना गाढ़ा पदार्थ होता है कोलेस्ट्रॉल, जिससे कोलेस्ट्रॉल जो होता है कोरोनरी धमनी में जमना शुरू हो जाता है और हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। इसी बीमारी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इन्हें इसीलिए हमसे कहा जाता है कि जो वसा वगैरह होते हैं वो हमें कम लेना चाहिए। जैसे घी है, जो चीज़ें टेम्परेचर बदलने पर जम जाती हैं वो चीज़ें हमें कम खानी चाहिए, उसी का कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। जैसे घी है, घी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो जम जाएगा। नेक्स्ट है पित्त रस का निर्माण करता है। लीवर जो होता है वो पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है, 7 ml पर डे निकलता है। pH वैल्यू 8.3 से 8.6 तक होती है। कलर येलो ग्रीन होता है। पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्निन। बिलीरुबिन
बिलीवर्डिन पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टेरोकोलेट लवण पाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के लवण पित्तरस में पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टेरोकोलेट। वर्क ऑफ बाइल जूस, अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना। ये एंजाइम को सक्रिय यानी प्रेरित करता है, इमल्सीकरण। नेक्स्ट बात आ जाती है वर्क, जो इमल्सीकरण करना, यानी लीवर का जो कार्य होता है अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना। एंजाइम को सक्रिय करना, एंजाइम पाए नहीं जाते लेकिन एंजाइम का सक्रियण करने का कार्य, प्रेरित करने का कार्य लीवर का होता है। इमल्सीकरण का काम होता है। इमल्सीकरण वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही इमल्सीकरण कहलाता है। ग्रहणी के पदार्थ का पीएच मान को नियंत्रित करना। ग्रहणी के पदार्थ का पीएच मान जो होता है उसको नियंत्रित करना। नेक्स्ट आ जाता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं पित्ताशय, लीवर की पोजीशन ये वाली, इसे कहते हैं लीवर। ये होता है लीवर, और लीवर में ये जो हल्की सी आपको दिख रही ना यहाँ पे, ध्यान से देखो, इसे कहते हैं पित्ताशय। ये देखो मैंने डिनोट कर रखी है। पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय का काम क्या होता है, पित्त रस को, यानी मैंने अभी बताया था लीवर जो है वो पित्त रस का निर्माण करता है। लीवर से पित्त रस निकलता है। पित्त रस जो होता है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आगे हम गॉल ब्लैडर से स्टार्ट करेंगे, यहीं से छोड़ देते हैं। ये जो जितना भी कंटेंट मैंने दिया है इसका पीडीएफ लिंक जो है, इसकी पीडीएफ पूरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो को कई बार देखो तो समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने कोशिश करी है कम समय में समझाने की, बाकी वीडियो तो लंबा बन चुका है। तो नमस्कार, थैंक यू।